सामने ख़वातीनो हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या करना चाहते हैं? क्या आप अपनी अर्निंग्स को 3, 4, 5,000 डॉलर पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप वही 200, 300, 500 डॉलर पे फंसे पड़े हैं अपने फ्रीलांसिंग के या रिमोट वर्क के काम में? आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं जो कि हर आईटी प्रोफेशनल और टेक एंथुसियास्ट के लिए बहुत जरूरी है, खासकर पाकिस्तान में। हम अक्सर पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की स्केल की बात करते हैं कि 10 अरब 20 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बनेगी, ग्रो करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तमाम नारों के बावजूद इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही। आज तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री लो वैल्यू का काम करती है और अपने रिसोर्सेज को अच्छे पैसों पर बेच नहीं पाती। आखिर हमारी इंडस्ट्री का मसला क्या है और इन तमाम चीजों के पीछे आखिर वजूहात क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैंने पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान की टॉप आईटी सर्विसेज कंपनीज के सीईओ से बात की और उसके अलावा एचआर प्रोफेशनल से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में क्या चीज लैक कर रही है, कौन सी वो ऐसी चीज है जो कि अगर हम बेहतर कर लें तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री दुरुस्त सिमत में जा सकती है। और मजेदार बात यह कि उन तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर मुझे ये कहा कि जी टेक्निकल स्किल हम खुद बना लेंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस भी हम बना लेंगे, नया बच्चा आता है कोई मसला नहीं है, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। जो एक चीज उन सबने पॉइंट आउट की जिसकी वजह से पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशनल सफर करता है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तानी इंजीनियर, पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशनल कांस्टेंटली इसी पे लगा रहता है कि यार पाइथन सीखो, डेटा इंजीनियरिंग सीखो, कोई टेक्निकल स्किल मुझे आके सिखा दे तो मैं कोई बहुत ही बड़ा किंग बन जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री का इस वक्त नंबर 1 जो टॉप मसला है वो सॉफ्ट स्किल्स है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आगे सुने, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, आईटी इंडस्ट्री का जो कोर काम है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। वो किसी भी बड़े बिजनेस के लिए आईटी को इस्तेमाल करके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सॉफ्ट स्किल्स आपको टीम में इफेक्टिवली कोलैबोरेट करने, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और रिसोर्सेज हैं टीम के अंदर, उनसे कम्युनिकेट करने में और बिजनेस की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद देती है। अगर आप महीने के 500,000 डॉलर की फ्रीलांसिंग करते हैं या उसके एवज आप पीकेआर में कोई इसी अमाउंट की सैलरी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप कुछ फंडामेंटल सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। और मजेदार बात यह कि सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लोग नहीं कह रहे, मैंने बाहर के भी बहुत सारे लोगों से बात की, उनसे अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तानी टैलेंट में उनको क्या मसाइल आते हैं, और उन्होंने मुझे बारहा ये बोला कि पाकिस्तानी टैलेंट की सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ज्यादा मसला है, कम्युनिकेशन का मसला है, कमिटमेंट का मसला है, टाइम मैनेजमेंट का मसला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब एक पूरी लाइन लगी हुई है कंप्लेंट्स की जो कि मैं आपको बता सकता हूं। और ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि मैंने सोचा यार ये तो बहुत आराम से हल किया जा सकता है। और साथ ही मैंने सोचा कि शायद पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इंजीनियर है उसको आज तक किसी ने बताया ही ना हो कि यार ये एक मसला है, इसके ऊपर फोकस करो, इसको सीख लो तो तुम्हारे वारे न्यारे हो सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं इन तमाम सॉफ्ट स्किल्स को नोट डाउन करके आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये स्किल्स आपके आईटी करियर को मेक या ब्रेक कर सकती हैं। और अगर आप अपने फ्रीलांसिंग या आईटी करियर को लेवल अप करना चाहते हैं तो इन स्किल्स के ऊपर आपने खास ध्यान देना है। आपने स्पेशली टाइम निकाल के इनके बारे में रिसर्च करनी है, इनको सीखना है और मेक श्योर करना है कि आप इन स्किल्स में अपने आप को बेहतर से बेहतर करते रहें। सबसे पहली सॉफ्ट स्किल आती है कम्युनिकेशन स्किल। पहली बात तो ये कि जो हमारी मेजॉरिटी इंजीनियर्स हैं उनकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खराब है और उसको बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करते। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में बड़ा मसला है यार, अंग्रेजी बोलो तो लोग मजाक उड़ाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपने अपने प्रोफेशनल करियर के लिए एक ऐसी लैंग्वेज जो पूरी दुनिया के प्रोफेशनल सर्कल्स में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है उसको बेहतर करना लाजमी है। और ये सिर्फ बोलने में नहीं, स्टाइल में नहीं। आपका एक्सेंट बेशक बुरा हो लेकिन आपको समझना आना चाहिए और आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि उसी से आप दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और अपना प्रॉपर सोल्यूशन आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स का रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों में अच्छा होना जरूरी है। चाहे आपने क्लाइंट को एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझाना हो जो कि शायद एक कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आया हो, या आपने अपनी टीम को ईमेल लिखनी हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन तमाम टास्क में काम आता है। और खासकर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हमारे लोगों को अंग्रेजी आती भी है तो वो बिल्कुल रैंडम ईमेल्स लिख रहे होते हैं, उनकी ग्रामर प्रॉपर नहीं होती, उनकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं होती, वो जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो काफी दफा रूड दिखता है, वो सोच कुछ रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी कम्युनिकेशन में चीज आती है, जिस तरीके से वो व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल्स के ऊपर लिख रहे होते हैं, उससे बिल्कुल एक डिफरेंट इमेज आता है। और ये चीज वो लोग जो नॉन आईटी इंडस्ट्री में हैं वो अपने एम्प्लॉइज को देख लें, अपने कॉलीग्स को देख लें कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। वो ईमेल करने के बजाय आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, तो उसमें वो किस तरीके से अपनी थॉट को शेयर कर रहे होते हैं। ये तमाम कम्युनिकेशन की जो बेसिक असूल हैं ये आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप काफी दफा अपने क्लाइंट से मिलते भी नहीं है, आप 7 समंदर पार एक टीम के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा प्रोजेक्ट होगा, उतना दूर तक प्रोजेक्ट जाएगा, उतनी अच्छी आपकी रिलेशनशिप डेवलप होगी। खैर, अगर आपने इसके बारे में मजीद जानकारी करनी है, मजीद इसके बारे में सीखना है, तो यूट्यूब पे जाएं, प्रोफेशनल स्किल्स लिखें, कम्युनिकेशन स्किल्स लिखें, और जो टॉप वीडियोज हैं, पाकिस्तानियों की नहीं, अंग्रेजों की, पूरी दुनिया में जो लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं उनमें जो टॉप व्यूड वीडियोज हैं वो देखें, ताकि आपको ग्लोबल थॉट का आइडिया हो कि यार दुनिया भर में लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, क्या उनकी
प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जो कि आप खुद अपनी लाइफ में एम्यूलेट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग आईटी इंडस्ट्री के कोर में है। खासकर मैं आपको बताऊं, मैंने रिसेंटली एक लाहौर की बड़ी मशहूर कंपनी के सीईओ से बात की और मैंने कहा सर आपको मसला क्या आता है ना, आपको जो टैलेंट आ रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या फेस आ रही है। उन्होंने कहा यार मैं हर महीने 2 महीने में 100-150 लोगों का इंटरव्यू करता हूं और उसमें 99% लोग जो है ना वो आके मुझे वो तो बेच देते हैं कि यार देखिए मुझे ये प्रोग्रामिंग स्किल आती है, मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन हमारा जो टेस्ट होता है, हमारा जो इंटरव्यू होता है वो बहुत आईक्यू के ऊपर होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे सब फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद ये है कि आप एक चीज को क्रिटिकली एनालाइज करो और फिर उसको जाके आइडेंटिफाई कर सको कि यार इसका पोटेंशियल सोल्यूशन ये हो सकता है। नॉर्मली जो इंडस्ट्री में बंदा आ रहा है, जो अच्छी यूनिवर्सिटियों से आ रहा है, वो बस पत्थर पे लकीर रटा रटाया सिस्टम से आ रहा है कि यार एक बेसिक सी चीज है, उसको एक बेसिक तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, वो उसको कॉपी पेस्ट करके फौरन से आपको बना देगा। जैसा कि हमने देखा हमारी फ्रीलांसर्स 1-2-4 वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स निकाल लिए, उनको फोटोकॉपी लगा लगा पूरी दुनिया को बेचते रहे। सर एआई की दुनिया में ये नहीं चलेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द कोर रखनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है तो आप आईटी इंडस्ट्री में नहीं चल सकते। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है ताकि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप उनके सॉल्यूशंस निकाल सकें। काफी दफा आईटी इंडस्ट्री में आपकी क्रिएटिविटी आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। आपको शायद एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो जो कि 4-6 लाइन ऑफ कोड से हो जाएगी, तो आप बड़े कोडर हैं यार, 10,000 लाइनें में लिख सकता हूं, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा इससे होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और वो टाइम सबसे ज्यादा बचा रही है। क्योंकि अगर आप बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, आप दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग कर लें, आप दुनिया का बेस्ट कोड लिख लें, भैया जिसने आपको हायर किया हुआ है ना, उसने पैसे बचाने हैं, उसने अपना टाइम बचाना है, उसने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, या इस किस्म का कोई उसका बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसका उसको सोल्यूशन चाहिए, और उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि यार ये एक पर्टिकुलर टेक्निकल सोल्यूशन है, बस हर किसी को जाके बेच दूं। एनालिटिकल थिंकिंग एक फलसफा है और इस फलसफे के लिए आपको अपने रट्टे वाले निजाम को खैराबाद करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि हो सकता है ये आपको लगे कि बड़ी स्केरी सी बात है, लेकिन सर थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आए, थोड़ा सा बिलीव करें अपने अंदर कि यार मैं कर सकता हूं चीजें। मुझे सिर्फ बुरे तरीके से पढ़ाया गया था, मुझे रट्टे के पीछे लगा दिया गया था, मैं चीजों को एक्चुअली जाके समझता हूं और फिर उनको एनालाइज करता हूं और देखता हूं कि मैं किस तरीके से अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज बिल्ड कर सकता हूं। खैर, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप गूगल पे लिखेंगे, आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे, बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी। इसको सीखने के लिए सबसे ज्यादा आपको केस स्टडीज फायदेमंद होती हैं कि आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को समझें, खासकर बिजनेस की प्रॉब्लम्स को समझें और फिर देखें कि यार दुनिया भर में लोगों ने किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। यूट्यूब पे भी आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी, आपको बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, आपका दिमाग खुलेगा। नंबर 3 पे आता है अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए टेक की दुनिया में ना चेंज एक सबसे बड़ा कांस्टेंट है और जैसे जैसे टाइम बदल रहा है चेंज और ज्यादा रैपिड होता जा रहा है। हर थोड़े अरसे में नई लैंग्वेज, नए टूल्स और नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और इसके लिए आपको लर्निंग एजिलिटी चाहिए। नए टूल्स और फ्रेमवर्क्स को क्विकली अडेप्ट करना है, लर्न करना है और इंप्लीमेंट करना शुरू करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप ये करेंगे उतना ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होंगे और खासकर जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी हमेशा वैल्यू ज्यादा होती है, वो महंगे पे बिकती है क्योंकि उसको करने वाले कम लोग मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से जो जितना ज्यादा अडेप्टेबल होगा उतना ज्यादा आप डिविडेंड्स ले सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। और यही वजह है कि मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप कोर पे रखें, ज्यादा आप दिल ना लगाएं अपनी टेक्निकल स्किल्स से, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स आने जाने वाली चीज है, वो नई आ जाएगी, आप नई स्किल सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप फ्लेक्सिबल रहें, प्रॉब्लम सॉल्विंग को मास्टर करें। और खासकर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बस ना एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत बड़ी चीतें बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चे ऐसे होते हैं, वो लेट से पाइथन में या नोड जेएस के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया होता है, अपने पीयर से बेहतर होते हैं, तो वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर जब वो जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो वो कहते हैं यार मैंने तो 4 साल XYZ लैंग्वेज में काम किया, या मैंने पिछली जॉब में 4-5 साल XYZ लैंग्वेज में काम किया, मैं क्यों एक नई चीज में काम करूं, मैं उसमें इतना बड़ा चीता था। सर जिस टाइम पे आप उसमें चीते थे वो एक पुराना टाइम था, अब नया टाइम आ गया है। अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे लेकर आए, अपने आप को फ्लेक्सिबल करें, आप डबल ट्रिपल ग्रो कर सकते हैं। आप एक ज़हीन आदमी, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आने वाली लैंग्वेज में भी आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 4 पे आती है टीम कोलैबोरेशन। याद रखें ज्यादातर आईटी प्रोजेक्ट्स, खासकर वो जो कि अच्छे पैसे वाले होते हैं, जो एंटरप्राइज के होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी टीमें हायर होती हैं, वो टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने कोलैबोरेट करना होता है डिजाइनर्स के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ, सेल्स के, प्री सेल्स के लोगों के साथ। उसमें आप लोन वुल्फ के तौर पर नहीं जा सकते। ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट अलमिया ये हुआ कि जी फ्रीलांसिंग में सब घुस गए, बी योर ओन बॉस, उसमें आपके पास टोटल जो अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो है ही है कि यार जो आप अकेले कर सकते हैं वो लो वैल्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं। ग्राफिक डिजाइन कर लिया, वेबसाइट कर ली, चलो किसी छोटी सी कंपनी के लिए छोटा सा डेटा एनालिसिस कर दिया। लेकिन अगर आपने बड़े मसले सॉल्व करने हैं, आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सॉल्यूशंस ड्राइव करने हैं, तो उसके लिए आपको
टीम्स चाहिए। फ्रीलांसिंग थोड़े अरसे के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपका ये कोलैबोरेशन और टीम वर्क का जो एक्सपीरियंस है, ये आपका नौकरी से ही आता है या ये किसी कोलैबोरेशन से आता है जिसमें आप किसी एजेंसी में काम करें, आप किसी ऐसे तरीके से काम करें जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो। और ये चीज पर्सनली मैंने भी नोटिस की है कि बहुत ज्यादा ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर ईगो आना शुरू हो गया है कि यार मैं क्यों किसी दूसरे के साथ काम करूं, मैं क्यों कोलैबोरेट करूं, मैं क्यों मर्ज करके एक कंबाइंड फुटिंग में जाऊं। ट्रस्ट का भी मसला है, हर किसी को लगता है कि यार हर कोई उनको जो है ना चूना लगाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री को एक तो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अपनी इंडस्ट्री में भी इंप्लीमेंट करनी है ताकि हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के बजाय एक कंबाइंड फ्रंट से जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सके। और साथ ही हर इंडिविजुअल को इन स्किल्स को सीखना है, क्योंकि इससे आप तमाम स्टेक होल्डर्स के इनपुट को भी सीरियसली लेते हैं। आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी आती है, क्योंकि इंसान है, इंसान परेशान भी हो जाता है, इंसान जो है वो एक्ट आउट भी करता है। आपको डील करना आना चाहिए उनके साथ। और जितना अच्छा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट आप बिल्ड करेंगे एज अ रिसोर्स, उतना अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा इन द डिलीवरी फॉर द क्लाइंट, जिसके बाद फिर क्लाइंट अगेन एक रिलेशनशिप में आएगा, आपको ज्यादा प्रोजेक्ट्स देगा। नंबर 5 पे आती है जी टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी खूबसूरत चीज है जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, ओवरऑल साउथ एशिया के लोग जो है ना वो बहुत ही नैले इसमें। देखिए आईटी इंडस्ट्री में ना टाइम और डेडलाइंस को मैनेज करना एब्सोल्युटली क्रिटिकल होता है, खासकर अगर हम मैनेज सर्विसेज में चले जाएं, हम ऐसी चीजों में चले जाएं जिसमें लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स होते हैं। वहां पर ऑन टाइम चीजों को प्रॉपरली, क्विकली, एफिशिएंटली करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप नहीं करते तो उसमें पोटेंशियली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस उस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक वो आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देखे। अब पाकिस्तान में तो आपको पता है हमारा, हम कहते हैं यार 2 बजे मिलेंगे, हम मीटिंग में 2:30 बजे आते हैं, हमें सुबह उठने का शौक नहीं है, हम बिल्कुल टाइम के हिसाब से रैंडम है, हम कोई चीज कमिट करते हैं तो हमें सेंस ही नहीं होती कि यार हम जो कमिट कर रहे हैं क्या उसमें डिलीवर कर सकते हैं। हम सोचते हैं यार 2-3 घंटे आगे निकल गए तो क्या ऐसा हो गया, वो क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन बाहर का क्लाइंट जो है वो बड़ा सीरियस होता है। वो जब आपका सुनता है ना कि आपने बोले 3 बजे मीटिंग या 4 बजे डिलीवरी, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब 4 बजे का वेट कर रहा है, क्योंकि उसके लिए आपका जो वर्ड है उसका कोई मानी है। वो रैंडमली नहीं चला रहा कि यार वो 10 लोगों को टरखा रहा है तो खैर उसमें भी आप भी टरखाए जाओगे, या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार क्योंकि वो भी टरखाता है तो आप भी उसको टरखा रहे हो। वो एक्चुअली बिलीव करता है, और जब उसको नजर आता है कि टाइम मैनेजमेंट पुअर हो रही है, वो यूं पुट ऑफ होता है और वो यूं भागता है। नंबर 6 पे आती है जी अटेंशन टू डिटेल। अगेन ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में नहीं, पूरे पाकिस्तान में हम इस चीज को मिस करते हैं। देखिए कोड में कोई छोटी सी भी गलती होती है ना, या आईटी के काम में कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम बढ़ पूरा एनवायरनमेंट तबाह कर सकता है, पूरी प्रोडक्ट तबाह कर सकता है, और आने वाले वक्त में उस छोटे से मसले से बहुत बड़े बड़े मसले जन्म ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम बहुत जुगाड़ू और चलाऊ काम मेंटालिटी में चलते हैं कि यार बस ठीक है ना, मैंने एक बेसिक चीज दे दी है, खुश हो और जाओ। लेकिन अगर आपने हाई वैल्यू टारगेट करना होता है ना, तो हाई वैल्यू हमेशा या ज्यादा पैसे, ज्यादा तनख्वाह उस इंसान को मिलती है जो अपने काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है और अटेंशन टू डिटेल शो करता है। यही चीज है जो कि एक्सपीरियंस रिसोर्स और नए रिसोर्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस रिसोर्स को पता होता है कि कहां कहां पोटेंशियली मसले आ सकते हैं, वो एक एक चीज को बारीकी से देखता है। और ये सिर्फ कोडिंग में नहीं है, ये डिजाइन में भी है। हमारे यहाँ डिजाइन होता है, लाइन चल रही है, दरमियान में टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ओ जी सानू की किसको फर्क पड़ता है। लेकिन अगर एक अटेंशन टू डिटेल वाला बंदा होगा, वो देखेगा कि यार मैं डिजाइन कर रहा हूं कुछ, उसमें एक नुक्ता भी लेफ्ट राइट हो रहा है ना, वो कहेगा ये सही नहीं है, इसको प्रॉपर होना चाहिए ताकि इट्स सूदिंग टू योर आई। सिमिलरली आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपने फेल सेफ्स देखने हैं, आपने देखना है कि वो हैक तो नहीं हो जाएगी। आपने उसको ओवरऑल गो थ्रू करना है कि जो आपका काम है उस काम से आपने 2 स्टेप्स आगे जाके इंश्योर करना है कि यार मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं आपको सक्सेसफुल प्रोडक्ट दे रहा हूं। क्योंकि अगर आप इसी चलाओ काम मेंटालिटी में चलते रहेंगे ना, और ये फ्रीलांसिंग में खासकर बहुत ज्यादा होती है कि यार बस जो कस्टमर को दो, उसके मुंह में मारो, $5 लो, आगे चले जाओ, तो आप पूरी जिंदगी $5 ही चलते रहेंगे। आप जब अटेंशन टू डिटेल देंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स डेवलप होंगी, आप एक्चुअली हायर वैल्यू वर्क पे बिड कर सकते हो। और जब बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं कि यार हमारी एजेंसी है, हमारा काम है, हम कैसे जाके मार्केट को टैप करें, तो सर यही तरीका है मार्केट को टैप करने का कि आपका काम बोलना चाहिए। आपका काम मार्केट से इतना बेहतर हो कि ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है वो आपके पास आएंगे, सर प्लीज आप ही कर दें हमारे लिए, अगलों का तो मुझे नहीं पता। और मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं अपनी वेबसाइट नीचे डाल रहा हूं। ये वेबसाइट तकरीबन मैंने 5-6 लाख रुपए की बनवाई थी। मुझे जो 99% लोगों ने ना, मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे डाला, मैंने कहा यार मुझे वेबसाइट बनवानी है। लोगों ने मुझे 50,000, 60,000, 70,000 का कोड भेजा। उन लोगों के काम को देख के इतना मुझे रोना आ रहा था, बस टेम्पलेट उठाया, कंटेंट कॉपी पेस्ट किया, आगे निकाल दिया। जिन साहब को आखिर में मैंने चूज किया, उन्होंने मुझसे 8 लाख मांगे, मैंने उनको बार्गेन करके 5 लाख, 4, 4.5, 5 लाख पे मैं लेकर आया। और वो कंपेयर टू ऑल ऑफ द रेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट थी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, इतना उन्होंने क्विकली काम करके दिया, इतने खूबसूरती से डिजाइन की उन्होंने, मेक श्योर किया कि यार कोई रैंडम चीज प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एक ओवरऑल, मैं नहीं कह रहा मेरी वेबसाइट को दुनिया की बेस्ट वेबसाइट है, लेकिन आप जाते हो तो आपको एक प्रोफेशनल फुल फिनिश्ड प्रोडक्ट नजर आती है। और यही वजह थी कि 70,000 रुपए छोड़ के
5 लाख रुपए मैं पे करने के लिए आमादा हो गया, क्योंकि 5 लाख रुपए देके मेरी सर की दर्दी कम हो गई, मेरा टाइम बच गया जो कि मैं और जगह पे स्पेंड करके पैसे कमा सकता हूं। नंबर 7 पे आती है जी कस्टमर रिलेशनशिप्स। देखिए आईटी के काम में ना आपकी एक बड़ी कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मैंने देखा आईटी और फ्रीलांसिंग में बड़े सारे लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्टेड से होते हैं, वो कम्युनिकेट सही नहीं कर पाते, वो बिल्कुल रूड से रूखे सूखे से होते हैं। आप जैसे इंडस्ट्री में उसमें आप डायरेक्टली क्लाइंट से बातें कर रहे हैं, आपकी कस्टमर सर्विस टॉप नॉच होनी चाहिए। आपका ये काम सिर्फ आईटी का काम नहीं है, ये क्लाइंट मैनेजमेंट का भी है, क्लाइंट डीलिंग का भी है। आप अगर शलवार कमीज पहन के मीटिंग में यूं आके बैठ जाएंगे तो क्लाइंट उस चीज को देख रहा है, उसको इससे गरज नहीं है कि आपका काम कितना अच्छा है, वो अपने एक्सपीरियंस को भी देख रहा है। इसको इस तरह सोचें कि आप दुनिया के बेस्ट रेस्टोरेंट में चले जाएं, अगर वेटर आपको गंदा नजर आएगा या गंदे तरीके से आपसे बात कर रहा होगा, आप कभी भी दोबारा उधर नहीं जाएंगे। आप गए खाने के लिए हैं, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप एंड कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना, उसकी बेसिस के ऊपर आप फिर दोबारा आते हैं, आप फिर उसमें ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो इसी तरीके से आईटी इंडस्ट्री में भी आपने कस्टमर से साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, उसमें वो तमाम चीजें आपने परफॉर्म करनी है जो कि किसी भी इंडस्ट्री की कस्टमर्स के साथ आपने करनी होती हैं। साथ ही इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर जो है ना, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी प्रॉब्लम्स है। आपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना है और एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब आपको एक प्रॉब्लम मिल रही है, आप उस प्रॉब्लम में ओनरशिप लें। आप ये ना दिखाएं कि यार तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये सोल्यूशन है, मुझे पैसे दो और आगे जाओ। आपने ये करना है कि ठीक है तुम पैसे मुझे दे देना, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है, क्योंकि तुम्हारा मसला मेरा मसला है और हम मिलकर इस मसले को सॉल्व करेंगे। ये जो ओनरशिप है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इससे कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर ट्रस्ट डेवलप होता है। और ये याद रखिएगा, कोई भी कस्टमर जब आपको पहली दफा प्रोजेक्ट देता है ना, तो हमेशा सस्ता देगा, क्योंकि अभी वो आपको टेस्ट कर रहा है, वो अभी रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर रहा है, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता। रियल पैसा हमेशा आता है जब सेम कस्टमर रिकरिंग आपके पास आएगा, 4, 5, 6 दफा काम करने के बाद फिर वो ट्रस्ट कर सकेगा और उस ट्रस्ट की वैल्यू आपको देगा एक्स्ट्रा पैसे की मद में कि यार इस बंदे को मुझे पता है, मैं इसको काम देता हूं, ये मुझे सर दर्दी के बगैर काम वापस ला के देता है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा ना, ये मेरी जिंदगी बचा रहा है। खासकर जब आप ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिकन यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने पाकिस्तान वाले बैगेज को उतारें कि आपको लगता है पाकिस्तान में हर बंदा चूना लगाता है, तो आप भी जो है ना कस्टमर को पहले ही निचोड़ देते हैं। आप वहां पर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, उसके साथ मिलकर काम करें। मैं नहीं कह रहा हर कस्टमर बेहतरीन होगा, शायद आपको फ्रॉड भी मिले, लेकिन मेजॉरिटी कस्टमर जो है वो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आया हुआ है। आप जब उसके साथ दिल लगा के काम करेंगे ना, और वो आपके साथ एक दफा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेगा, फिर आप देखें कि आपकी सही वैल्यू ग्रो कैसे होती है। नंबर 8 पे आती है लीडरशिप और मेंटरशिप। अब देखिए, आपने अगर अपने करियर में ग्रो करना है ना, तो आप पूरी जिंदगी अपना लोन वुल्फ, सिंगल कोडर, डिजाइनर, वीडियो एडिटर नहीं बने बैठे रहेंगे। आपने इवेंचुअली जाके टीम्स मैनेज करनी है, आपने लोगों को मैनेज करना है, आपने ग्रो करके ऊपर जाना है। अब पाकिस्तान में हमारा एक स्टाइल है कि जब हमें टाइटल मिल गया ना मैनेजर का, सीईओ का, तो हम भाई तो अब बड़ा बाबू बन ही है, अब तो जो है जी हमसे बड़ा किंग ही कोई नहीं है। हालांकि इन टाइटल वाइटल्स में कुछ नहीं रखा भाइयों। मैनेजमेंट जितना मुश्किल काम है ना, आप जो लोन वुल्फ काम कर रहे होते हैं उसमें तो आपका इजी है। आपने एक टेक्निकल काम करना है, आपको एक काम दिया गया है, आपने वो किया, आपने आगे निपटाया, पैसे लिए, घर चले गए। लेकिन जब आप मैनेजमेंट में आते हैं, उसमें आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बजाय ह्यूमन प्रॉब्लम्स में जब आते हैं, उसमें आपको सुबह शाम की सरदर्दी भी लेनी पड़ती है, अपना काम भी करना पड़ता है, आपने एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी होती है, और इन तमाम चीजों से बड़ा सारा प्रेशर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ग्रो करना है ना, तो आपके अंदर ये काबिलियत हो कि आप ये प्रेशर ले सकते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मैंने 4 साल 8 साल गुजार दिए कंपनी के अंदर, मुझे ये मैनेजर क्यों नहीं बना रहे। भैया मैनेजर इस वजह से नहीं बना रहे बिकॉज उनको नजर आ रहा है कि आपके अंदर मैनेजमेंट और लीडरशिप की स्किल्स नहीं है। हमारे यहाँ वही होता है यार, डंडे के जोर पे जो ना मैं लोगों को निचोड़ के काम निकलवा लूंगा। एक अच्छा मैनेजर ऐसे काम नहीं करता। वो अपने लोगों की मोटिवेशन भी चेक रखता है, वो इंश्योर करता है कि वो खुशबाश हैं, वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं, वो इतने अच्छे एनवायरमेंट में है कि वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे, क्योंकि वो आपका असासा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इसको भी इंश्योर करेंगे कि यार आपका नीचे वाला जो है वो अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपर कर रहा है और वो ग्रो कर रहा है। ये याद रखिए कि किसी भी इंसान की ग्रोथ तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उनका नीचे वाला ग्रो ना करे। हमारे पाकिस्तान में जैसा कि मोस्ट डेवलपिंग सोसाइटीज होती हैं, एक बड़ा सेल्फिश एस्पेक्ट होता है कि यार मैं लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के ना किसी तरह बड़ा हो जाऊं। लेकिन इसी वजह से हम पाकिस्तानी आज तक बड़े हो ही नहीं पा रहे, हम अमीर भी नहीं हो पा रहे, हम कोई बड़ा काम भी नहीं कर पा रहे। वजह उसकी ये है कि हम बहुत सेल्फिश हैं। जब तक हम अपने नीचे वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हीं के कंधों पे हम ऊपर जाते हैं। अकेला बंदा कभी भी जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अगेन, अगर आपने इस सब्जेक्ट के बारे में सीखना है, बड़ा आसान है, बात तो मैंने कर दी, आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन स्किल बिल्ड करें कि जैसे ही आपने ये चीज सुनी, आपने कहा यार बात तो ठीक कर रहा है, आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, लिखे हाउ टू बी अ गुड मैनेजर, हाउ टू बी अ गुड लीडर, व्हाट आर लीडरशिप स्किल्स, हाउ टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। यूट्यूब पे वीडियोस देखें। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा आपको एक्स्ट्रा, मैं कह रहा हूं बस यूट्यूब पे वीडियोस देखें, जो थॉट्स उसमें बताई जा रही हैं उनको सबकॉन्शियस में रखें और लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता
चेंजेस इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। खैर जी, नंबर 9 पे आती है क्रिटिकल थिंकिंग। आईटी इंडस्ट्री में कॉन्स्टेंटली आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, डिफरेंट टूल्स एंड सर्विसेज के बारे में आपने डिसीजन लेना होता है, कॉन्स्टेंटली एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बचपन से हम बच्चों को बड़ा करते हैं कि भैया तू डिसीजन नहीं लेगा, तू ज्यादा सोच भी नहीं रखेगा, तुझे हम बताएंगे कि तूने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, हम सारे तेरे लिए डिसीजन लेंगे, कौन से स्कूल में जाना है, कौन सा खाना खाना है, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो बच्चा जाहिर है जब बड़ा होता है तो उसके अंदर ये काबिलियत ही नहीं होती कि वो लाइफ में किसी चीज के बारे में डिसीजन ले सके। वो बस पत्थर पे लकीर, उसको जब तक कोई आके बताएगा नहीं कि यार ये कर लो तो वो ये कर लेगा, बिल्कुल वो रोबोट की तरह है। और ये चीज आईटी इंडस्ट्री में नहीं चलती। आपने डिसीजंस लेने हैं, आपने क्रिटिकल थिंकिंग के साथ चीजों को एनालाइज करना है और उसमें फिर एक बेस्ट पॉसिबल सिनारियो ढूंढना है। अब हमारा लड़का बेचारा जब उसको डिसीजन लेना पड़ता है वो तो एक एंजाइटी में पड़ जाता है कि यार पता नहीं सर मैं कैसे करूं, आप मेरे लिए आके डिसीजन ले लें। आपने अपने आप को एनालाइज करना है। अगर आप भी ऐसे हैं कि यार आप डिसीजन लेने से भागते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी और के सर पे बंदूक रख के डिसीजन ले लें ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपकी ना हो, तो आपने फिर इसको ऐसा ऐसा बदलना है। आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है और आपने अपने डिसीजन का कंट्रोल भी अपने हाथ में लेना है। इसी से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, इसी से आपका दिमाग खुलेगा और इवेंचुअली वही क्रिटिकल थिंकिंग आप अपने काम में भी इंप्लीमेंट करेंगे। नंबर 10 और आखिरी जो सॉफ्ट स्किल जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए ये बड़ी स्ट्रेसफुल नौकरियां हैं, इनमें आपको बड़ा हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स में काम करना होता है और खासकर अगर आपने ग्रो करना है। बहुत से लोग कहेंगे यार मेरी तो नौकरी इतनी हाई प्रेशर और इतनी स्ट्रेसफुल नहीं है, तो भैया शायद आप बहुत सिंपल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर क्लाइंट आपका इतना जो है ना ऊपर से नहीं आ रहा। लेकिन जो हाई वैल्यू इंडस्ट्री है ना, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 के लिए आप काम कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से बिजनेस चल रहा है, बहुत तेजी से पैसा घुमाई जा रहा है और उसका बंदा बहुत कट थ्रोट होता है। उसकी वजह से फिर आपकी जॉब्स में, आपके काम में स्ट्रेस आता ही आता है। जिसके लिए मैं बड़ी सिंपल सी एक बात करूंगा, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे अपने दुख दर्द बयान करें, उसको अपने लाइफ के मसले बताएं। पाकिस्तान में आई डोंट नो व्हाई इसका एक स्टिग्मा बना हुआ है कि यार नहीं मैं साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाऊं, मैं पागल थोड़ी हूं। भाई आप पागल पने के लिए थोड़ी जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट से आप बात करने जा रहे हैं ताकि वो आपके प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर तरीके से आइडेंटिफाई कर सके और फिर आपको हेल्प कर सके कि आप एक एक करके उसका सोल्यूशन ढूंढ सके। खासकर पाकिस्तान में लोग इतने जजमेंटल होते हैं कि ना हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, ना हम अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। कोई भी हमें जानता है ना, उसको हम अपने मसले बताते हैं, वो अपने दुखड़े लेके बैठ जाता है या वो आपको एक बड़ी जजमेंटल तरीके से एक बायस्ड ओपिनियन देता है। जिसकी वजह से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसको अपने स्ट्रेसेस बताएं और उनको अलाउ करें कि वो आपकी जिंदगी के कोर में जाके आपके कोर को रिजॉल्व कर सके। क्योंकि एक दफा आपका कोर रिजॉल्व हो जाएगा ना, आप एक मुतमईन आदमी बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डे टू डे के जो स्ट्रेसेस आपको आ रहे हैं उनको डील करना आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। खैर ये थी वो आईटी स्किल्स जिनको अगर आप अपना लें तो आप लोकल इंडस्ट्री में या ग्लोबल इंडस्ट्री में एक पहचान बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्निकल स्किल्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी बिजनेस के साथ इंटरेक्शन में नजर आती है आपको। टेक्निकल स्किल्स तो फिर भी आप आहिस्ता आहिस्ता सीख के इवेंचुअली एक्सपीरियंस से बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉफ्ट स्किल्स आप मिस कर जाएं तो आप पूरी जिंदगी फंसे रहेंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी कि यार मैं क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा। याद रखिए आईटी या डिजिटल स्किल्स सिर्फ हार्ड स्किल्स का नाम नहीं है, ये एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल होने का नाम है जो अडेप्ट, कोलैबोरेट और कम्युनिकेट करना जानता है। खैर यहां पर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सॉफ्ट स्किल मिस कर दी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताइएगा ताकि मैं एक अलग वीडियो करूं और उसको डिटेल में डिस्कस कर लूं। बट एनीवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जिसको सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, तो उसको प्यार से मेरी तरफ से ये वीडियो भेज दे। और अगर आप वो हैं जिनको उनके दोस्त ने ये वीडियो भेजी है, तो वो आपको इस वजह से नहीं भेज रहे थे कि उनको लगता है आप में कोई कमी है, वो इस वजह से भेज रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि आप अपने आप को बेहतर करके एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। बट खैर अब हम डेली वीडियोस कर रहे हैं तो नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल हसन जैदी है, आप देख रहे थे दिल की बात। देखने का बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।